मेरे पीछे स्क्रीन पर दो कमरे हैं, ए और बी। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए कि इनमें से कोई एक कमरा आप चुनें अपने लिए, तो कौन सा कमरा चुनना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप बी चुनेंगे, क्योंकि दोनों कमरे एक जैसे होने के बावजूद बी व्यवस्थित है, ए अव्यवस्थित है। लेकिन क्या यही व्यवस्था हम अपने शरीर, मन और ब्रेन में भी बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वहां तो भयंकर एंट्रोपी है, उथल पुथल है। हमारे विचार, इमोशन, फीलिंग, सोचने, विचारने, बोलने, रिएक्ट करने, सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हैं। ये सब हो रहा है डिजिटल टॉक्सिफिकेशन के कारण। क्या आपने सोचा है कि यदि हम इसको नहीं रोकते हैं तो यह आगे जाकर हमारे भविष्य को कैसा बनाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई पर। हमारा आज का विषय है बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण, मोबाइल गैजेट के कारण हमारे जीवन पर डिजिटल टॉक्सिफिकेशन का जो असर हो रहा है, उसके प्रभाव और उसे रोकने के तरीकों के बारे में। आपको बधाई, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन में डिजिटल टॉक्सिफिकेशन से छुटकारा पाने का निर्णय ले चुके हैं और अपना ही बेटर वर्जन बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में हम बताएंगे इस समस्या का आसान और व्यवहारिक तरीके जो स्टेप बाय स्टेप आपको मदद करेंगे डिजिटल टॉक्सिफिकेशन से छुटकारा पाने, नियंत्रित करने और उसका प्रयोग अपने हित में करने के लिए। मित्रों, यह समस्या आधुनिक युग की देन है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलते हैं 1983 में, जब अमेरिका में एक अज्ञात सी बीमारी ने अचानक दस्तक दिया। अचानक हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आने लगे जिनके सिम्टम लगभग समान थे, मगर वे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, सोशल बैकग्राउंड से और फाइनेंशियल स्टेटस के थे। उनके लक्षण थे गर्दन और कंधे की मांसपेशियों में तीखा दर्द, कलाई में दर्द, मसल स्टिफनेस, आंखों में जलन, सर्केडियन रिदम का खत्म हो जाना, नींद न आना, माइग्रेन, सांस लेने में तकलीफ और मूड स्विंग के साथ साथ डिप्रेशन के लक्षण। लेकिन आश्चर्य था कि इसके साथ एंजाइटी भी थी, जबकि एंजाइटी और डिप्रेशन प्राय साथ साथ नहीं होते। यह समझ में न आने वाली बात थी, क्योंकि उन लोगों के सामने कोई समस्याएं नहीं थी, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी थी और फाइनेंशियली वो वेल सेटल्ड थे। इसे देखकर अन्य डॉक्टरों ने जहां इलाज करना शुरू किया, वहीं अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉक्टर क्रेग बोर्ड ने इसे देखा। उन्हें कुछ समझ में आया, उन्होंने रिसर्च प्रारंभ किया और रिसर्च में जो नतीजे मिले उसके आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी, टेक्नो स्ट्रेस, द ह्यूमन कास्ट ऑफ द कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। ये प्रभाव था उस समय तेजी से बढ़ते कंप्यूटर के प्रयोग के कारण, ब्लू स्क्रीन के कारण शरीर पर और मन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का। कल्पना कीजिए, यह आज से लगभग 42 वर्ष पूर्व की बात है। इन 42 वर्षों में आज हम स्मार्ट रिस्ट वॉच से लेकर बड़े बड़े नियोन और डिजिटल साइन बोर्ड के बीच में असंख्य स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन तो मात्र 10% है। लेकिन इस भयानक स्थिति में हमारे मन पर, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, यह कल्पना करने की बात है। तब से लेकर अब तक हजारों परीक्षण और रिसर्च डिजिटल स्ट्रेस के ऊपर हो चुके हैं और सभी में यह पाया गया है कि यह स्ट्रेस और एंजाइटी एक साथ हमारे मन और शरीर दोनों को बीमार ही नहीं बना रही है, बल्कि रॉकेट की स्पीड से बढ़ भी रही है। तमाम रिसर्च पेपर नतीजा केवल एक, वी आर लिविंग ऑन द एज ऑफ अ डिजिटल वॉल्केनो दैट कैन इरप्ट एनी टाइम। कभी भी फट सकता है। ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है। डिजिटल टॉक्सिफिकेशन के कारण डिजिटल बर्नआउट के मामले अब सामने आने लगे हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण न्यूरो इन्फ्लेमेशन, उसके कारण एडिमा ब्रेन का बढ़ रहा है, नींद न आना, खराब डाइजेशन, प्रीमेच्योर एजिंग और हमेशा एंजाइटी और डिप्रेशन। इसके साथ साथ ब्रेन फॉग, स्ट्रेस, डिलेड न्यूरल रेस्पॉन्स, इमोशनल अनस्टेबिलिटी और नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी आज आम जनजीवन का हिस्सा बन गया है। लेकिन यदि जीवन की ताजगी को महसूस करना है, अपने दिल को खुशियों से धड़कते हुए सुनना है, रिश्तों की गर्मी को महसूस करना है और फिर से पक्षियों की तरह उन्मुक्त जीवन को जीना है, तो इसे ठीक करना होगा आज और अभी। ज्यादातर लोग इसे ठीक करना भी चाहते हैं,
लेकिन उनकी समस्या है कि जो डिजिटल प्रोग्रेस हम लोगों ने कर ली है उसे रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता। इसके साथ जीना उन्होंने सीखा नहीं है। तो चलिए आज अपने इस वीडियो में हम इसके साथ जीना सीखते हैं और स्वस्थ फिर भी कैसे रहेंगे इस कीमियागिरी को सीखते हैं। पहले इसे हम समझते हैं। देखिए, एंट्रोपी एक शाश्वत सत्य है। हमेशा विकास व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर होता है। कोई भी चीज ज्यादा समय तक व्यवस्थित नहीं रहती है, बदलेगी। अर्थात इसे ठीक रखने की कला भी आनी चाहिए और लगातार ठीक रखने का प्रयत्न भी करना होगा। अब हमारा अस्तित्व दो स्तरों पर होता है, फिजिकल और नॉन फिजिकल। डिजिटल इम्पैक्ट के कारण टॉक्सिफिकेशन दोनों ही लेवल पर होता है। फिजिकल लेवल पर वो हमें दिखता है, हमारी थकान, हमारा आंखों का लाल हो जाना, कलाइयों में दर्द, कंधों में स्टिफनेस, मसल क्रैम्प्स, ये सब हमें दिखता है। हम इसका इलाज भी करते हैं और इसके लिए जो संभव हो वो सारे उपाय करते हैं। लेकिन मनस या मन जो कि नॉन फिजिकल है, उसके टॉक्सिक होने का हमें पता नहीं चल पाता। पहले तो वह धीरे धीरे होता है, दूसरे वो सिम्टम्स दिखाई नहीं देते और जब दिखते हैं तो हम इसे मान लेते हैं कि यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, प्रगति की कीमत है। यही कारण है कि उसे ठीक करने के प्रयास हम बहुत ही कम करते हैं। लेकिन हमें यह जानना होगा कि हमारे इस साइकोसोमेटिक स्ट्रक्चर में मन या चेतना वह सबसे प्रमुख चीज है जिसका प्रभाव दोनों ही स्तरों पर पड़ता है, हमारे चिंतन पर भी, हमारे ब्रेन फंक्शन पर भी और हमारी बॉडी पर भी। आज डिजिटल ओवरफ्लो इसे गंभीर रूप से बीमार बना रहा है। इसको ठीक करने के लिए दो स्तरों पर काम करना होता है। एक तो फिजिकल लेवल पर, जहां कि हम व्यवहारिक तरीकों से इसे सीमित करने का प्रयास करते हैं, और दूसरे मेंटल लेवल पर। इसके लिए यह समझना होगा कि हमारा मन या मनस एक एनर्जी मात्र है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे रिस्पॉन्स, विचार, ये सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब यह ऊर्जा अल्फा स्टेट में होती है, यानी 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होती है, तो यह सबसे अच्छी स्थिति में होती है जहां हमारा मन और शरीर दोनों शांत भी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं और हम हर काम अच्छी तरह कर पाते हैं। पर जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यह ओवरलोड होने लगता है, सिस्टम फेल्योर होने लगता है। बस यही है टॉक्सिफिकेशन, जो डिजिटल यूज के कारण, डेटा ओवरलोड के कारण हो रहा है। यदि इसे ठीक करना है और आप इसके लिए तैयार हैं, तो हम उपायों पर बात करते हैं। इसके लिए बाहरी लेवल पर सबसे पहली जरूरत है कि आप एक डिजिटल प्लान बनाएं। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि आप डिजिटल यूज के लिए एक प्लान बनाएं। मोबाइल या कोई भी स्क्रीन कब आपके जीवन में रहेगी, कब आप उपयोग करेंगे, इसका एक सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सुबह का 1 घंटा उठने के बाद और सोने के पहले के 1 घंटा, ये दोनों नो स्क्रीन जोन हो, नो स्क्रीन टाइम हो, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव होता है। सुबह उठने के बाद जो मोबाइल चेक करने की आदत है, नोटिफिकेशंस देखने की आदत है, वहीं से हमारा पूरा का पूरा मन, ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है आउटर वर्ल्ड के लिए। अपने बारे में सोचने या उसके बारे में कुछ भी पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास फिर वक्त नहीं। उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि जैसे ही हमने मोबाइल चेक करना शुरू किया, हम कनेक्ट हो जाते हैं डिजिटल वर्ल्ड से। फिर रियल वर्ल्ड, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन, ये हमारी प्राथमिकता के बाहर चला जाता है। ठीक इसी तरह रात में सोने के ठीक 1 घंटे पहले से अगर हमने मोबाइल का प्रयोग नहीं बंद किया है, तो साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि ये जो मोबाइल की ब्लू किरणें हैं, स्क्रीन का एक्सपोजर है, वो मेलाटोनिन को लगभग 15 मिनट के यूज में 50% से भी ज्यादा कम कर देता है। और आप जानते हैं कि मेलाटोनिन अगर कम होता है तो नींद कभी भी अच्छी नहीं आएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि आपकी बॉडी का स्लीप अवेक जो रिदम है वो खत्म हो जाता है, नींद पूरी तरह नहीं आती है, सर्केडियन रिदम खत्म हो जाता है और भी बहुत से उसके इम्पैक्ट होते हैं। दूसरा काम ये करना होगा आउटर लेवल पर कि डिजिटल डाइट प्लान बनाएं। फिजिकल डाइट प्लान तो हम बनाते हैं, हमें ये पता है कि कब खाना है, क्या खाना है,
लेकिन क्या हमें यह भी पता होता है कि हमें ब्रेन को कब कौन सा कंटेंट देना है और कितनी मात्रा में देना है? अगर नहीं पता है तो डिजिटल इनडाइजेशन के शिकार होने से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि डिजिटल फास्टिंग को अपनाएं। अपने 24 घंटों में से कुछ समय को इस प्रकार से विभाजित करें जो नो स्क्रीन टाइम होगा। सुबह का 1 घंटा, रात का 1 घंटा, यह तो तय है, लेकिन बीच में भी दिन के समय में भी आपको अवेयर रहना होगा कि आपको 1 घंटे के यूज के बाद सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सबको ये बताना होगा कि 1 घंटे के यूज के बाद मिनिमम 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है। इसके साथ साथ सप्ताह में कम से कम 1 दिन डिजिटल फास्टिंग जरूर कीजिए जिसमें किसी स्क्रीन का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। और इसके लिए ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि एक संडे मिलता है और उसी में सभी से कनेक्ट करना रहता है, सबसे पूछना रहता है, बताना रहता है। कैसे संभव है? मैं बताता हूं इसका तरीका। आप डिजिटल फास्टिंग के 24 घंटों की शुरुआत कीजिए सैटरडे को दोपहर बाद से और वो चलेगा संडे की दोपहर तक। इस तरह आपका 24 घंटे का डिजिटल फास्टिंग का टाइम भी पूरा हो जाएगा और आपके काम भी नहीं रुकेंगे। अपने घर में नो स्क्रीन जोन बनाइए, ऐसी जगहें जहां पर किसी भी प्रकार, किसी भी स्थिति में स्क्रीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये संभव है। 3 स्थान को चिन्हित कीजिए, बेडरूम को, बाथरूम को और डाइनिंग रूम को। प्रायः हमारी आदत बन गई कि हम इन तीनों जगहों पर मोबाइल के साथ ही रहते हैं, जबकि यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर यहाँ से हम मोबाइल हटा देते हैं तो ये तीनों ही हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी जगहें हैं और एक बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलना है। हम स्क्रीन का ज्यादा प्रयोग इसलिए भी करते हैं कि हम बोर होने से डरते हैं। अगर हम अकेले हैं तो हमें लगता है कि अगर हमने स्क्रीन नहीं देखी, अगर हमने मोबाइल नहीं उठाया तो हम करेंगे क्या? इसी सवाल को आपको समझना होगा। करेंगे क्या? माने अगर कुछ करना ही पड़े तो आप वो करेंगे जो मोबाइल सर्फिंग और सोशल मीडिया एक्सेस करने से बेहतर होगा। बोर होने से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि उदाहरण ये बताते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी, जहां आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं, आप कुछ नए निर्णय ले सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आप बाहर के अपने संसार से पूरी तरह कटे हुए हों, आपका ब्रेन पूरी तरह अपने अंदर काम कर रहा हो। और ये तभी संभव है जब आप स्क्रीन से दूर रहें। तो इसलिए बोर होने को वेलकम कीजिए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बाहरी लेवल पर एक काम और करने की जरूरत होती है, अपने बच्चों का रोल मॉडल बनने की। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज पेरेंट्स की यही आ रही है कि वो कुछ भी कर लें लेकिन बच्चों का स्क्रीन टाइम वो नहीं कम करा पा रहे हैं। 2 काम कीजिए। पहले तो स्क्रीन यूजेस का एक पूरा चार्ट बनाइए, एक पूरा प्लान बनाइए, वो सभी की सहमति से और सबसे डिस्कस करके बनाइए कि अधिकतम कितने समय तक एक दिन में स्क्रीन का यूज कोई व्यक्ति करेगा। और रोल मॉडल बनने के कारण उसको सबसे पहले आप अपने ऊपर लागू कीजिए, क्योंकि अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो बच्चा कभी नहीं करेगा। बच्चे 80% चीजें केवल अपने पेरेंट्स को कॉपी करके सीखते हैं, 20% केवल बाहर से सीखते हैं। ऐसी दशा में अगर आप रोल मॉडल बनने के लिए तैयार हैं, वो कमिटमेंट है, तो सुधार होगा। अब हम लोग आते हैं अंदरूनी लेवल पर हमें जो करना है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अंदरूनी लेवल पर हमने कोई सुधार नहीं किया है तो केवल सोशल मीडिया और डिजिटल क्रेविंग ये हमें जीने नहीं देगी। इस तरह की बेचैनी पैदा होगी जैसा ड्रग एडिक्शन के बाद होता है। और कुछ मामलों में जो डिजिटल बर्नआउट के मामले हैं उसमें यह पाया गया है कि डिजिटल डिवाइसेस से दूरी बना देने के बाद किसी व्यक्ति में उसी प्रकार की बेचैनी, उसी प्रकार की अंदर एंजाइटी के लक्षण पैदा होते हैं जैसा किसी ड्रग एडिक्ट को ड्रग से दूर कर दिए जाने के बाद होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ड्रग्स और डिजिटल डिवाइसेस, इनके असर लगभग एक जैसे मन पर हो रहे हैं। इसलिए अंदर की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। इस गार्बेज क्लीनिंग को हम करेंगे कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जागरूकता को बढ़ाना। साधारण रूप से हम कभी ध्यान भी नहीं देते कि हमारे मन के स्तर पर क्या चल रहा है, क्योंकि हम उसे ग्रांटेड रूप में लेते हैं। लेकिन मन के स्तर पर संतुलित होना बहुत आवश्यक है
और इसके लिए जरूरी है कि हम डिजिटल ट्रांस से हटें। डिजिटल ट्रांस वो अवस्था कहलाती है जब आप कोई सर्फिंग कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि कब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का टाइम निकल गया केवल रील देखते हुए या कंटेंट देखते हुए। बाहर की दुनिया से आपका कोई वास्ता नहीं रह जाता, आप लगभग एक बेहोशी की स्थिति में रहते हैं। उस ट्रांस को तोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं और आप इस बात के लिए तैयार हैं कि पिक्चर को मुझे पूरा देखना है, तो उन 3 घंटों में आपको अपने आसपास के वातावरण का और दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आएगा, आप उसी का एक हिस्सा बन जाएंगे। वही सिम्टम डिजिटल डिवाइसेस भी पैदा करती हैं। इसको तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है स्वर विज्ञान का, जिसमें हम स्वर को चेक करते हैं। स्वर विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित बनाने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। तो स्वर विज्ञान के अगर आप जानकार हैं या आपने स्वर विज्ञान को सीखा है, तो आप स्वर को चेक करने की आदत डालें। यह सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस से उसके इम्पैक्ट से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी शारीरिक, मानसिक और जीवन की प्रगति के लिए भी बहुत काम करेगा। हर 1 घंटे के बाद आप अपने स्वर को चेक करें कि ईड़ा स्वर चल रहा है या पिंगला स्वर चल रहा है। यह चेक करने का एक लाभ और भी है जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हैं उन्हें आप बंद तो नहीं कर सकते, न उनसे मुक्त हो सकते हैं। हाँ, आप यह तरीका ढूंढ सकते हैं कि उनका प्रभाव, ओवरलोड कैसे कम से कम हो, कैसे वो आपकी एनर्जी के साथ मैच करें। अगर 1 घंटे के बाद अगर आप स्वर चेक करते हैं तो उस 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन से डिटैच होंगे। आपको यह ख्याल आएगा कि स्क्रीन अलग है, आप अलग हैं, आपको अपने होने का एहसास होगा। ये बहुत जरूरी है डिजिटल ट्रांस से छूटने के लिए। आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, चाहे अपने रुचि के कारण, शौक के कारण, समय पास करने के कारण या अपने काम के कारण कुछ भी हो, लेकिन जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं वो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो वो कंटेंट जो क्रिएटिव है, जो आपको या तो खुशी देता है या आपको कुछ सिखाता है या आप जिसे देखने के बाद अपने को रिलैक्स महसूस करते हैं। और कंटेंट का दूसरा तरीका वो हो सकता है जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है या आपके ऑफिस के काम के लिए बहुत जरूरी है। 2 नाड़ियां भी होती हैं, स्वर 2 ही होते हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, लेकिन मुख्यतः 2 ही नाड़ियां चलती हैं, ईड़ा और पिंगला। सुषुम्ना उन दोनों के बीच में कुछ क्षणों के लिए चलती है। ईड़ा नाड़ी शांत होती है, यह बौद्धिक होती है, क्रिएटिव होती है, और ये समय होता है जब ईड़ा नाड़ी चल रही हो क्रिएटिव कंटेंट के यूज करने का। ऐसी दशा में वो कंटेंट आपको कभी ओवरलोड नहीं महसूस होगा, आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट करेगा और उस डेटा से आपके ऊपर कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ना है। पिंगला नाड़ी एक्टिव नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है। इस नाड़ी का काम है आपको जागरूक करना, आपको मोटिवेटेड करना, उत्साहित करना, और यह समय होता है अपने ईमेल चेक करने का, अपने ऑफिस के काम करने का, या ऐसा कंटेंट जो न्यूज़ में या बाकी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं उसको यूज करने का। यह आपके मेंटल रिदम को खराब नहीं करेगा और आपको डिजिटल बर्नआउट से बचाएगा। अब स्क्रीन का उपयोग तो रुक नहीं सकता, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो पूरी तरीके से दाखिल हो गया है। ऐसी दशा में स्क्रीन के प्रयोग के बाद थकान आना भी स्वाभाविक है। पहले मानसिक और फिर शारीरिक। काफी देर तक स्क्रॉल करने या अपना काम करने के बाद हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन क्या थकान दूर होती है? ज्यादातर मामलों में नहीं होती। चलिए तरीका बताता हूँ। स्वर विज्ञान के अनुसार आप दाहिने करवट लेटते हैं, ईड़ा नाड़ी को चालू करते हैं, बाईं नाक से श्वास आपके आने जाने लगती है। कुल 15 मिनट का समय आपको देना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक दोनों ही थकान आपकी दूर हो जाएगी। इसके कारण एक और लाभ भी होगा कि डिजिटल ओवरलोड जो दिमाग पर बना है वो घटेगा और उसके कारण उत्पन्न हुआ जो तनाव है वो भी कम हो जाएगा। डिजिटल काम के बिना तो न तो हमारा घर और न ऑफिस, दोनों में से कोई भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, प्रयोग कीजिए, बट स्वरों का ध्यान रख के कीजिए। जब आपको बहुत ज्यादा एकाग्रता वाला कार्य करना है, ईमेल भेजना है, आपको अपना
ऑफिस का काम करना है, आपको अपनी स्टडी में कुछ एनालिसिस करनी है, आपको कुछ सर्च करना है जिस पर ज़्यादा आपको फोकस रहना है, तो कोशिश करें कि वो पिंगला नाड़ी में चले। क्योंकि अगर पिंगला नाड़ी में करते हैं तो आपकी एनर्जी उस समय काफ़ी हाई वाइब्रेशन पर रहेगी, जिसके कारण वो डिजिटल ओवरलोड आपके ऊपर असर नहीं करेगा या कम से कम करेगा, और आप बेहतर उपयोग कर पाएंगे अपने समय का भी और अपनी ऊर्जा का भी। अब प्रश्न ये है कि डिजिटल बर्नआउट भी होता है। डिजिटल लोड और डेटा ओवरफ्लो के कारण आप एग्जॉस्टेड भी, ड्रेन आउट भी पूरी तरह फील करते हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है। प्रतिदिन रात में सोने के ठीक पहले 1 घंटे के समय में कभी भी आप ध्यान दीजिए कि जब आपका सुषुम्ना स्वर चलने लगे, सोने के पहले एक बार चलता अवश्य है, क्योंकि पूरा शरीर उस समय अपने आप को बैलेंस करता है, व्यवस्थित करता है नींद में जाने के पूर्व। जब सुषुम्ना चलने लगे यानी दोनों नासिका से बराबर की सांस आने लगे, तो उस समय कुल 3 से 4 मिनट के लिए अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं और श्वासों पर ध्यान देते हुए डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, तो दिन भर का डिजिटल डिटॉक्स और उसका इम्पैक्ट, इवन अगर कोई बर्नआउट है तो वह भी पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाएगा। इससे आपका पिछला डिजिटल डिटॉक्स भी तेजी से होगा और यह आपको रिचार्ज करेगा। लेकिन अब तक इस उपाय को अपनाने के पहले जो कुछ हुआ है दिल पर, दिमाग पर, मन पर, शरीर पर, उसका क्या करेंगे? उसके लिए अपने आप को रिपेयर करना होगा, हीलिंग मोड में लाना होगा। और स्वर विज्ञान के अनुसार अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत से वो करना होगा। सुबह आप सूर्योदय के समय 1 घंटा उठने के बाद, वैसे भी आपको डिजिटल डिवाइस नहीं देखनी है, उस दौरान आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और भ्रामरी प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम और भ्रामरी सीखने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप बैक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको मिल जाएंगी। रात में सोने के पहले 1 घंटा आपको डिवाइस का यूज नहीं करना है। उस दौरान आप त्राटक का उपयोग करें। त्राटक के लिए एक कोई छोटा सा दीपक जिसमें कोई वनस्पति तेल किसी भी प्रकार का, लेकिन वो जैविक तेल होना चाहिए, उसमें डालिए, एक बाती जलाइए। अगर संभव नहीं है तो एक छोटी सी कैंडल अपने किनारे, बेड के किनारे जलाइए। बिस्तर पर आराम से बैठ जाइए, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए और केवल उसको ग्लेज कीजिए, उसको देखिए। और जितनी देर संभव हो, अगर 30 सेकंड 35 सेकंड कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो समय बढ़ता जाएगा। अधिकतम इस त्राटक को आपको 3 मिनट के लिए करना है। यह त्राटक आपके सारे न्यूरल टेंशन को और आंखों के तनाव को समाप्त कर देगा। कुछ और उपाय जो अगर आप उसे अपने साथ ऐड ऑन कर लेते हैं तो बहुत तेजी से आपको रीसेट कर देगा। आपका पिछला जो डिजिटल ओवरलोड है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वह सब खत्म कर देगा। इसमें प्राणायाम है, सुबह के समय किया गया प्राणायाम पूरे दिन के लिए न सिर्फ आपको रिचार्ज करता है, बल्कि आपकी ऊर्जा को एक रिदम में लाता है, जिससे दिन भर वह व्यवस्थित रहती है। डिजिटल ओवरलोड का इम्पैक्ट कम से कम होता है। इसके अलावा रात के समय जर्नलिंग कीजिए, जर्नल लिखिए, और उसमें कुछ भी खास नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखिए कि आपने आज दिन में अपने समय का कितने प्रतिशत हिस्सा, कितना समय सेल्फ डेवलपमेंट के लिए दिया, वेदर दैट वाज ऑन स्क्रीन और नॉट, इट डजंट मैटर। अगर स्क्रीन पर भी दिया तो वो समय आपके अपने डेवलपमेंट का था। आप उस दौरान ड्रेन हुए या रिचार्ज हुए? अगर रिचार्ज हुए इट्स गुड, लेकिन अगर ड्रेन आउट हुए तो आपका दिमाग खुद इस बात पर सोचेगा और अगले दिन से आपकी मोबाइल के साथ बिताए गए समय की अवधि कम होने लगेगी। कुछ बातें और अपनाना इस जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है। उनमें से एक एक क्रम से मैं बता रहा हूँ। दोपहर में 2 बार कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना। आप चाहे कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, या स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, या मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर स्थिति में आपको 15-15 मिनट के 2 ब्रेक लेने हैं। समय आप अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित कर सकते हैं और ये स्ट्रिक्टली बनाइए कि उस समय किसी स्क्रीन का प्रयोग नहीं करेंगे। ब्रेन अपने आप को उस समय रीसेट करेगा। बोरियत कम करने के लिए कभी मोबाइल का प्रयोग न करें, क्योंकि जब बोरियत होती है इसका मतलब है कि आपकी चेतना खुल रही है, वह आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल से डिटैच हो गई है। और ये शुभ लक्षण होता है, क्योंकि संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं
वो तभी किए हैं लोगों ने जब उनके आसपास कुछ भी अट्रैक्शन नहीं था, उनको बिजी रखने वाली कोई चीज नहीं थी। तो अगर बोरियत महसूस हो रही है तो स्वागत कीजिए उसका। हो सकता है आप भी जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर लें। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको अपने जीवन में इस डिजिटल टॉक्सिफिकेशन को कम करना है, इसके इम्पैक्ट को कम करना है, तो डिजिटल रिप्लेसमेंट जहां तक संभव हो अपनाएं। रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि आज हम अपनी हर बात के लिए डिवाइसेस पर डिपेंड हो गए हैं। कुछ भी हमें जानना है, गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई के तमाम वर्जन हैं, वहां तक तो बात समझ में आती है। हमें इंटरटेनमेंट भी चाहिए तो भी उसी पर होना है। हमें किसी प्रकार अपने टाइम को कंज्यूम करना है, मोबाइल पर कंज्यूम करना है। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि आप रिप्लेसमेंट अपनाएंगे तो आप बाहर निकलेंगे, गार्डन में जाइए, बच्चों के साथ टाइम पास कीजिए, उनको रियल वर्ल्ड की नहीं रियल वर्ल्ड के खिलाड़ी बनाइए। उनको बाहर जब आप लेकर जाएंगे तो जो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो उनकी मनस्थिति में सुधार होगा, इंटरेक्शन लोगों से जब बढ़ेगा, तो वो सब कुछ मिला के आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इसके डिजिटल डिवाइसेस के इम्पैक्ट जो हैं वो कई स्तरों पर उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर पारिवारिक स्तर पर बात करें तो उन्होंने इमोशनल दूरी पैदा की है, या कहें तो इमोशन को खत्म कर दिया है। अलग तरह का संवादहीनता डेवलप हो गई है। फैमिली मेंबर्स के बीच में ही साथ रहते हुए भी आप वहां पर मौजूद रहते हैं, शामिल नहीं रहते। ये शामिल न रहने वाली जो आदत डेवलप हो गई है, ये खतरनाक है, क्योंकि इससे रिश्ते खत्म हो रहे हैं और धीरे धीरे माँ बाप और बच्चों के बीच में जो दूरी बढ़ रही है, उसी का इम्पैक्ट है कि आज ओल्ड एज होम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे समाचार हमें देखने को मिलते हैं। वह इसके भी आगे बढ़कर सोशल लेवल पर एक सोशल डिटैचमेंट उसने जन्म दे दिया है। आज अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, कोई घायल है, तो हमारी संवेदना उसकी मदद करने की बजाय पहले उसको रील बनाने या फोटो लेने के लिए प्रेरित करती है। और लोग ऐसा करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी संवेदना मर गई या वो आदमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन डिजिटल टॉक्सिफिकेशन ने उनके उस पूरे सिस्टम को जिसमें वो फील करते थे लगभग जाम कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। आज ये ब्रेन फॉग का भी सबसे बड़ा कारण है, जहां की ब्रेन नंबनेस की स्थिति में आ जाता है। सब कुछ देखता है, समझता है, जानकारी है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता। और दुख की बात यह है, यह सिम्टम युवाओं में, खास तौर से टीनेज बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप सोचिए, इन्हीं को जाकर आगे की दुनिया संभालनी है, और अगर ये शरीर और मन से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारी दुनिया कैसी होगी। जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। आप स्वस्थ रहें और उन्हें भी स्वस्थ रखें। इस डिजिटल इम्पैक्ट से जितना बचा सकते हैं, जितना स्वस्थ बना सकते हैं, वो प्रयास करें। और एक अनुरोध और है कि यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जीवन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल वीडियो बने। अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से चैनल की ही ग्रोथ नहीं होती, बल्कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो अपना ध्यान रखिए, डिजिटल बर्नआउट और डिजिटल टॉक्सिफिकेशन को बाय बाय कहें। अपना स्वास्थ्य, अपना मन, अपने इमोशन, फीलिंग्स को फिर से वैसा ही बनाइए। इसी शुभकामना के साथ अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।